में अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर या तो अधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है या फिर वो हमेशा सूखे की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। तो क्या इस समस्या का समाधान नदी जोड़ो परियोजना है? आज की वीडियो में हम जानेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नदी जोड़ो परियोजना कैसे कुछ लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है तो वहीं कुछ लोगों के लिए एक अभिशाप के रूप में भी सामने आ रही है। इसके अलावा हम जो कीन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट था, इसके नेगेटिव जो पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी पर चर्चा करेंगे जो ना सिर्फ आपके मेंस के पेपर में, जनरल स्टडीज़ में, बल्कि इथिक्स के पेपर में भी जो है लिखने में काम आएगी। बट इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी है, ध्यान से उसको देखेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाने का जो मेन पर्पस है, जो पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना आ रही है और जिसका आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारे द्वारा एक फाउंडेशन बैच जो है लॉन्च किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या हमारे द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपको सभी डिटेल्स जो है दे दी जाएगी। अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना का मकसद क्या है ये मैं आपके सामने बता देती हूँ। मान लीजिए एक नदी ऐसी है जो सदा नीरा है, मतलब वहाँ पर हमेशा पानी आता रहता है और कई बार तो जब बारिश ज़्यादा हो जाती है उस नदी में बाढ़ आ जाती है। वहीं एक दूसरा एरिया ऐसा है जहाँ की नदियों में पानी की समस्या रहती है और सूखा जनरली पड़ जाता है। तो एक परिकल्पना की गई कि ज़्यादा पानी को कम पानी वाली जगह से अगर जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पर बाढ़ आनी बंद हो जाएगी और यहाँ पर सूखे की समस्या से राहत मिल जाएगी। इस परिकल्पना को ही सरकार साकार कर रही है नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से, ठीक है। लेकिन हाल ही में जो आपकी देखिए एक पार तापी नर्मदा नदियों को जोड़कर एक परियोजना लाई गई है, इसको लेकर जो दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ आदिवासी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो विरोध क्यों कर रहे हैं ये हम आराम से जानेंगे। पहले इस परियोजना के बारे में समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो ये न्यूज़ में है, इसके अलावा जो हमारा बजट 2022 आया था, यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 5 जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया है, फंड को जो है आवंटित किया है। तो बजट में मेंशन हुआ है, न्यूज़ में लगातार है और साथ ही डाउन टू अर्थ में जो कीन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट था उसके क्या नकारात्मक परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके बारे में आर्टिकल की एक सीरीज चली थी। तो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जो ये नदी जोड़ो परियोजना है यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक में से एक है। ना सिर्फ मेंस में बल्कि प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिलेवेंस आप समझ गए, अब चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। पहले देखिए, जो भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली है उन्होंने कहा है कि ये जो पार तापी नर्मदा नदी लिंक प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट के तहत जो तापी और नर्मदा लिंक में से सरदार सरोवर परियोजना के माध्यम से जो पश्चिमी घाट का ज़्यादा पानी वाला जल अधिशेष वाला एरिया है वहाँ से पानी लेकर जो सौराष्ट्र और कच्छ का जल की कमी वाला एरिया है वहाँ पर ट्रांसफर हम करेंगे। तो उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में 7 जलाशयों के निर्माण से जो है इस योजना को साकार किया जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि सेंटर वर्क कर रहा है एक एक्सक्लूसिव बॉडी बनाने पर जो इन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की देखरेख करेगी। इस बॉडी के बारे में भी हम आगे जो है अपनी वीडियो में जानेंगे। तो अब देखिए, इस योजना के बारे में थोड़ा डिटेल्स हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कहाँ से, तो पश्चिमी घाट से जो सौराष्ट्र और कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे पानी ट्रांसफर हो रहा है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सी नदी से किस नदी में पानी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो नर्मदा नहर की मियागाम शाखा का कमांड एरिया है वहाँ से महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में नदियों के अधिशेष पानी के हस्तांतरण की क्या है परिकल्पना की गई है। इससे जो नर्मदा बांध है उसमें जो है पानी की बचत होगी और फिर इस बचे हुए पानी को सौराष्ट्र और कच्छ में ले जाया जाएगा। देखिए, फायदा क्या होगा इसका। एक जगह देखिए गिलास भरा हुआ था और पानी उससे बाहर जाकर वेस्ट ही हो रहा था। तो मतलब नदियों में पानी है या तो बाढ़ आती है और सारा पानी बहकर कहाँ है, समुद्रों में मिलकर खारा पानी बन जाता है। तो नदियों का मीठा पानी जो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो वेस्ट हो जा रहा है। तो अगर हम उस मीठे पानी को दूसरी नदी के अंदर ट्रांसफर कर
कर दे तो सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल हो जाएगा, इसके अलावा पीने के लिए पानी अवेलेबल हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ को अपने कार्यों के लिए पानी अवेलेबल हो जाएगा, खेती अच्छी हो पाएगी, इंडस्ट्रीज़ को जो है पुश मिलेगा, लोगों को पीने का पानी मिलेगा, किल्लत कम होगी। तो बड़ी ग्रीन सी पिक्चर जो है हमें नदी जोड़ो परियोजना की दिखाई देती है। तो भी ग्रीन पिक्चर ही ध्यान में रखते हैं, क्योंकि चैलेंजेस क्या है और एक नेगेटिव पिक्चर क्या है वो हम वीडियो के बाद में समझेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या है, बांध स्थलों पर स्थापित बिजली घर भी बनाए जाएंगे जिसके द्वारा करीब 93 जो मेगा किलोवाट पर आवर की इलेक्ट्रिसिटी है हाइड्रो पावर उसका भी उत्पादन होगा। अब यहाँ पर मैप में आप आ जाइए, देखिए ये क्या है, ये नर्मदा रिवर है, जो ये ऑरेंज कलर से दिखाया गया है ये नर्मदा का क्या है कमांड एरिया है। यहीं पर क्या है सरदार सरोवर डैम है, इसके बाद किम रिवर है, फिर ये देखिए तापी नदी है। नर्मदा और तापी दोनों ही कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। उसके बाद देखिए मिंडोला रिवर यहाँ पर है, पूर्णा नदी है, अंबिका नदी है, उसके बाद पार रिवर यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो रेड कलर से दिखाए गए हैं कुछ डैम्स जो हैं दिखाए गए हैं, इन्हीं डैम्स के माध्यम से इन नदियों को जो है जोड़ा जा रहा है। अच्छा, जब नदियाँ जोड़ते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है, समझते हैं। मान लीजिए ये एक नदी अपने नेचुरल कोर्स से यहाँ बह रही थी, इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज थी, दूसरी नदी मान लीजिए यहाँ बह रही है, इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज है। अब इसको यहाँ से यहाँ पर जोड़ने के लिए पहली बात तो आपको एक नहर, एक कैनाल लानी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों को आपस में लिंक किया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि देखिए ऐसा तो नहीं है पूरी जमीन समतल है एक जैसी है, कुछ ऊंचाई पे होती है कुछ नीचाई पे होती है। तो जो ऊंची वाली नदी है वहां पर क्या करना है, नीची वाली नदी से मान लीजिए पानी लेके आना है, तो नीची वाली नदी में डैम के द्वारा वाटर को अपलिफ्ट किया जाएगा, पानी को ऊपर लाया जाएगा, फिर वो एक लेवल पे आ जाएंगे, तभी तो उनका इंटरकनेक्शन होगा ना। तो अपलिफ्टमेंट के लिए भी डैम बनाने पड़ते हैं और फिर उन डैम में जो पानी हम सेव करते हैं उसको फिर नदियों में टाइम टू टाइम छोड़ते रहते हैं, जिससे जो है पानी की सप्लाई बनी रहती है, समझ गए। तो डैम्स बनाने पड़ते हैं, कैनाल्स यानी कि नहरें बनानी पड़ती हैं, और इसकी वजह से देखिए यहीं पे समझ लीजिए ये वाला एरिया जहाँ पे पहले कोई नहर नहीं थी, साथ में जो डैम वाले एरिया है उसके आसपास की भूमि है, अब वो क्या है जलमग्न हो जाएगी, उस एरिया को क्या है पानी के अंदर आप अधिग्रहित कर ले रहे हैं। तो वो जमीन आपकी खराब हो रही है, या तो उस पर कुछ लोग घर बना के रह रहे थे, या तो एग्रीकल्चर हो रहा था, या फिर वो जमीन अभी खाली पड़ी हुई थी। तो बेसिकली बहुत सारा जमीन का नुकसान जो है इन परियोजनाओं में होता है, और ये वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट है इन नदी जोड़ो परियोजनाओं का। खैर अभी हम इसी बात पर आगे बढ़ते हैं कि इस लिंक में जो हमारा नर्मदा तापी वाला है मुख्य रूप से 7 बांध बनाए जाएंगे, 3 डाइवर्जन वियर होंगे, 2 सुरंग होंगी, एक 395 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण होगा। लेकिन इसकी वजह से 7,500 हेक्टेयर भूमि जो है जलमग्न हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो डैम है ये रेड कलर से दिखाए गए हैं, ये अगर आप रेड कलर आपको दिख रहा होगा ये डैम है। इसके बाद इन डैम के आसपास ये जो ब्लू कलर का एरिया दिखाया गया बेसिकली ये वो एरिया है जो पानी के अंदर क्या है डूब जाएगा। तो देखिए कितने एरिया को आप वेस्ट कर रहे हैं ये ध्यान रखेंगे। कौन कौन से डैम हैं उनका नाम याद कर लेते हैं। तो देखिए झेरी, मोहन कवचल्ली, पाईखेड़, चस मांडवा, चिक्कर, डाबदार और साथ में केलवान, ये 7 डैम जो है इसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। झेरी बांध जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, बाकी के जो रेस्ट ऑफ दी है वो कहाँ पर है, वो आपके गुजरात के वलसाड़ और डांग जिले में है। अब ये जो वलसाड़ और डांग जिला है यही न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो दरअसल इन डैम्स का विरोध कर रहे हैं। उन आदिवासियों का ये कहना है, देखिए अभी क्या हुआ था, मंडे वाले दिन कम से कम 5,000 आदिवासी जो वलसाड़ जिला था वहां पर इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने इसके विरोध में जो है प्रदर्शन किए हैं। दरअसल 2007-8 में भी यही परियोजना आदिवासियों के विरोध की वजह से रुक गई थी, लेकिन अब आदिवासी कह रहे हैं कि जो नर्मदा परियोजना गवर्नमेंट की फेल हुई है उसकी फेलियर को छुपाने के लिए सरकार अभी एक नई परियोजना लेकर सामने आ गई है। ये आदिवासी कह रहे हैं कि लगभग 50,000
30,000 लोग सीधे प्रभावित होंगे इस परियोजना की वजह से। और उन्होंने ये बताया कि डांग जिले में जो आप 3 बांध बना रहे हैं, कम से कम 35 गांव जो हैं पानी में डूब जाएंगे, ये कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि चलिए गवर्नमेंट कहती है हम आपको मुआवजा दे देंगे, रिहैबिलिटेट आपको कहीं और कर देंगे। तो आदिवासियों का ये कहना है, आपने नर्मदा योजना बनाई, आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, आपने उकाई नाम की परियोजना पर काम किया, लेकिन आज तक हमें अपनी भूमि से जो आदिवासी विस्थापित हुए थे उनको मुआवजा दिया जाना बाकी है। आपने उनको ही रिहैबिलिटेट नहीं किया, तो जो नई आप तैयारी कर रहे हैं 35 गांवों को डुबोने की, तो आप उनको कैसे ये संतुष्टि दे सकते हैं कि उनको आप जो है कुछ ना कुछ उपाय करके दे देंगे। तो इसका देखिए विरोध प्रदर्शन जो है आपस में हो रहा है। तो आदिवासियों का ये भी कहना है कि नदियों के किनारे हमने ज़मीन को खरीद कर उसको जो है कृषि फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मेहनत लगी है हमारी। अगर हमारी वो ज़मीन पानी के अंदर चली गई, ना सिर्फ हमारा रोजगार छिन जाएगा, सालों की मेहनत चली जाएगी, बल्कि हम आगे क्या करेंगे, जीवन में लाइवलीहुड हमारी क्या होगी, ये हमसे छिन जाएगा। ये देखिए आदिवासियों का कहना है। ठीक है, तो ये योजना, इसकी डिटेल और आदिवासी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये आप समझ गए। देखिए मैंने इसीलिए इसका टाइटल ही रखा है, क्या नदियां कभी जुड़ पाएंगी। क्योंकि पहली बात तो इन नदी जोड़ो परियोजनाओं की वजह से जहां कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, सिंचाई मिल रही है, वहीं कुछ लोगों की जीविका के साधन, उनकी जमीन, उनके जंगल, वो उनसे छूट जा रहा है। और क्या कुछ पैसे इन सारी चीज़ों की भरपाई कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, इतना आप समझ गए। देखिए एग्जाम में अधिकतर क्या है, आपसे ना नेगेटिव इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वही पूछे जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो आपको, मुझको, हम सबको ही पता है। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये इंडिया के अंदर गुजरात का मैप है। गुजरात के अंदर में जो ये वाला एरिया है जिसको येलो कलर से मार्क किया गया है, ये यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए डैम है, केलवान है, दामदार है, चिक्कार है, इसके अलावा जो मैंने झेरी, इन सब के नाम बताए, ये सारे डैम है। इनको ना नॉर्थ टू साउथ एक बार सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है फरवरी 2022 का ही, कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कहाँ सेंस है इन नदियों को जोड़ने का, इन्होंने क्वेश्चन उठाया है। तो देखिए हुआ क्या है, 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, उसमें जो हमारे वित्त मंत्री है उन्होंने कहा कि जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है उसके लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन हम कर रहे हैं, साथ में 5 बड़ी योजनाओं को भी हम जो है शुरू करेंगे। इसके अलावा हम एक अथॉरिटी बना रहे हैं जिसका मतलब होगा नीर। आपको पता है ना क्या होता है, वाटर, जल का पर्यायवाची होता है नीर, तो उसी से नीरा यानी कि जो आपकी नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, इसको जो है गवर्नमेंट बना रही है और सारी नदी जोड़ो परियोजनाओं की अथॉरिटी इसी को दी जाएगी। बहुत ज़्यादा हाई पावर्स डेलीगेट करके इस बॉडी को बनाया जा रहा है। अब ये प्रक्रिया में है, बस इसका नाम जान लीजिए। जब पूरे की पूरी प्रक्रिया हमारे सामने आ जाएगी तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सब हुआ है, बजट में नाम आया है, अथॉरिटी बना रहे हैं, तो डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया है कि ये जो आपने कुछ परियोजनाएं चलाई हैं, मैं आपको बता देती हूँ इनके बारे में। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उन्होंने बताया कि प्रायद्वीप की 16 नदी जोड़ो परियोजनाएं और उत्तर हिमालय नदी की 14 योजनाओं के तहत और 37 जो हैं अंतर्राज्यीय नदी जोड़ने की परियोजनाएं प्रस्तावित हुई हैं। इनको जो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी अभी इनके द्वारा संभाला जा रहा है। और जो केन बेतवा परियोजना है उसमें 16 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो इतने बड़े लेवल पर एक प्रोजेक्ट, लेकिन अभी से क्या है, फेलियर इसका सामने आने लगा है। ये मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जितनी भी रिवर्स हैं इंटरलिंकिंग के लिए दी गई हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी सोर्स हमारी वही है, नेशनल डेवलपमेंट वाटर अथॉरिटी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए बाघों के कितने आवास पर डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। केन बेतवा लिंक के लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपए दिए और रिवर्स के बारे में बोलना शुरू किया। केन बेतवा लिंक की अब बात करते हैं। देखिए ये जो है मध्य प्रदेश का मैप दिखाया गया है, इसमें से ये जो ग्रीन कलर है ये क्या है, पन्ना की सीमा है।
पन्ना की तमन्ना नहीं, पन्ना की सीमा। देखिए जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहां 2009 में यहाँ पर एक भी टाइगर मिलना मुश्किल था, वहीं अब बाघों के संरक्षण के लिए इसको इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिलने लगी है। लेकिन ये जो केन बेतवा लिंक है, इसकी वजह से यहाँ पर देखिए ये आपकी केन नदी जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपका डैम बन रहा है रेड कलर का, और येलो कलर का ये जितना भी एरिया दिखाया गया है ये सारा का सारा पानी के अंदर डूब जाएगा। और इसमें जो आपका ये टाइगर रिजर्व है इसका बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा है। जो मैंने आपको तापी और नर्मदा लिंक बताई थी उसमें भी जो जमीन डूब रही है, सागौन के बहुत बड़े जंगल जो हैं उसमें डूब जाएंगे। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को, टाइगर प्रोटेक्शन एरिया को यानी कि आपके टाइगर रिजर्व को, आसपास की जो है खेती की जमीन है, जंगल को, सबको जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, इस मैप से आप समझ गए कि ये नदी, और अगर ये सिर्फ डैम है ना तो कम से कम इतना एरिया जो है पानी के अंदर डूब जा रहा है। मैप से जो है चीजें आप समझ जाइए। अब वापस आइए जो हमारा पार तापी नर्मदा लिंक था, तो यहाँ पे बताया सबमर्जेंस जो है प्रोजेक्ट में हो जाएगा जमीन का, इनके पानी में क्या क्या डूब जाएगा। झेरी डैम की वजह से 836 हेक्टेयर भूमि महाराष्ट्र में, पाईखेड़ की वजह से 100 हेक्टेयर भूमि, वहीं गुजरात में 894 भूमि, टोटल मिला के देखेंगे तो इतने हेक्टेयर भूमि जो है इन बांधों की वजह से डूब जाएगी। वहीं जो है इनकी वजह से किस तरह का लैंड यूज डूब जाएगा, इनकी वो जमीन किस यूज में आती थी, तो झेरी की वजह से देखिए फॉरेस्ट जो कल्चरलेबल एरिया था जहाँ खेती होती थी और साथ में रिवर बेड है, तो ये पूरा का पूरा डाटा आप देखेंगे 6065 हेक्टेयर भूमि पानी के अंदर डूब जाएगी। क्या इतना फायदा होगा जितना हम नुकसान कर रहे हैं? ये हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेरी यहाँ पे स्लाइड्स तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपके सामने क्वेश्चन उठाया कि नदी जोड़ो परियोजनाएं फाइनल सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन आपको वाटर की कमी तो पूरी करनी ही है, ये तो बड़ी समस्या भारत के सामने है ही, लेकिन आपको बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना है, जमीन को भी बचाना है, आदिवासियों के हकों को भी मान्यता देनी है। कुछ लोगों को पानी पिलाने के लिए कुछ लोगों का घर छीन लेना, ये तो ठीक बात नहीं कही जा सकती। तो नीति आयोग दरअसल एक सॉल्यूशन लेकर आया। नीति आयोग ने बताया कि देखिए गांव है, उसमें बुंदेलखंड के बांदा जिले में कौन सा जखनी गांव, 2019 की रिपोर्ट में नीति आयोग ने इसका उल्लेख किया था। देखिए ये गांव क्या है, सूखे से बहुत ज़्यादा पीड़ित था, इसकी वजह से बहुत पलायन यहाँ पे बढ़ने लग गया था, लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या, इन लोगों ने परेशान होकर कहा कि हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ हैं, पानी को संरक्षित करने की गतिविधियों पर काम करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने क्या क्या किया, तालाबों का निर्माण किया, जलाशयों का जीर्णोद्धार किया, पुनरुद्धार किया, पानी को बचाया, खेती में पानी रोकने के लिए मेड़ वगैरह बनाई, साथ ही इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर वृक्षों को लगाना शुरू किया। फाइनली इनकी मेहनत रंग लाई, पलायन रुक गया, खेती अच्छी होने लग गई, जो गांव है उसमें पानी की समस्या से निजात मिल गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने बिना किसी सरकारी, बिना किसी बाहरी मदद के लिए क्या, और आज ये गांव जो वाटर मॉडल है उसके लिए, जल के लिए एक मॉडल गांव के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है। जहां इस गांव में खाने के गेहूं नहीं उगाए जाते थे, वो आज हर साल 23,000 क्विंटल बासमती चावल का उत्पादन कर रहा है। तो क्यों नहीं हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्मार्ट सिटीज़ नहीं स्मार्ट विलेजेस बनाने की आज भारत को ज़रूरत है। तो जो पैसा आप यहाँ लगा रहे हैं उसी का आवंटन क्यों नहीं आप यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगी। एक ऐसा समय जब जल संकट बहुत बड़े लेवल पर हमें फेस करना पड़ रहा है, एक गाँव अपने बलबूते पर खुद को फिर से खड़ा कर सकता है, तो क्या गांव का ये जो ये बुंदेलखंड का जो पूरा एरिया है, क्या पूरे एरिया में इस मॉडल को लागू नहीं किया जा सकता? और इन परियोजनाओं के कारण होने वाली जो त्रासदी है, क्या उनको टाला नहीं जा सकता? तो इसी नोट पर मैं अपनी जो है इस वीडियो ख़त्म करती हूँ, सोचिएगा ज़रूर।
तो ठीक है, आप सभी का समय देने के लिए बहुत धन्यवाद और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बेहद शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही बताइएगा कि अगर हम केस स्टडी वगैरह अपनी वीडियोज़ में इंक्लूड करते हैं जो आपको हेल्प करेगा एसए और एथिक्स के पेपर में, ये आपके लिए कैसा रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।